हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 15 स्पष्टवादी। ओके, ये एक व्यंग है जिसे बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। विद्यालय में पूज्य गुरुदेवों ने हमेशा यही शिक्षा दी कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, स्पष्टवादी बनना चाहिए। मतलब स्पष्टवादी मीन्स स्पष्ट, बिल्कुल सही सही बोलने वाला, है ना। किसी को धोखे में रखना पाप है, ऐसा करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। जो सही बात हो दो टूक कह देनी चाहिए। खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, है ना। इसमें बताया गया है स्पष्टवादी के बारे में, जो बिल्कुल सही बोलता हो, सीधा सीधा बोलने वाला हो, है ना, वही क्या है, स्पष्टवादी है। इसलिए कहा गया इसमें कि जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जैसे बोला गया, स्कूल जाते हैं, तो हमारे गुरुदेव मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, है ना। किसी को धोखा देना पाप होता है ना, और जो ऐसा करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। ठीक है ना। और जो खरा आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, वह किसी से चिकनी चुपड़ी बातें मीन्स यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब आप ही बताइए, जानबूझकर कौन नरक में जाना पसंद करेगा? सच बोलना और स्पष्टवादी होना हमारी समझ में सबसे सरल लगा। ये कौन कह रहा है? जो हमारे कवि हैं इस व्यंग के, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने, है ना, कि झूठ बोलने से इंसान नरक में जाता है। तो यह बात जानते हुए भी जानबूझकर कौन नरक में जाना पसंद करेगा, है ना। सच बोलना और स्पष्टवादी होना उनकी समझ में क्या लगा? सबसे सरल लगा उन्हें, है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि उनके लिए स्पष्टवादी बनना सरल लगा और उसके आगे वे क्या किए। चलिए हम पढ़ते हैं उसे। सच्चाई और स्पष्टवादिता में न धन खर्च होता है, न शारीरिक कष्ट होता है, अतः हमें बचपन से ही स्पष्टवादी बनने की गांठ बांध ली। हमारे प्रिय मित्र मिस्टर रौनक लाल को भाषण देने का मर्ज है। भाषण देने का मर्ज मतलब उनके भाषण देने की बहुत ही पुरानी आदत है ना। मतलब वे कुछ भी जब कहीं कुछ भी सम्मेलन हुआ या कुछ भी कभी गोष्ठी हुई, है ना, तो वे उसमें अपने भाषण देने से नहीं चूकते हैं। ठीक है ना। तो राजनीतिक सम्मेलन हो, साहित्यिक गोष्ठी हो, गोष्ठी मीन्स जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक से विचार रखने वाले लोगों का सम्मेलन होता है ना, अथवा रिक्शे वालों की हड़ताल से संबंधित सभा हो, वे भाषण देने की चेष्टा अवश्य करते हैं। उनके भाषण का हाल यह है कि आरंभ में 500 व्यक्ति हों तो भाषण के खत्म होने तक 5 रह जाएंगे। मतलब वे इतना ज्यादा बोलते हैं, है ना, कि उनके भाषण सुनते सुनते लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। इसलिए क्या है, जैसे स्टार्टिंग में उनके भाषण सुनने के लिए 500 व्यक्ति बैठे हैं, तो वह भाषण खत्म होते होते तक कितने, सिर्फ 5 ही व्यक्ति रह जाएंगे, ऐसा वे बोल रहे हैं। वे क्या बोलते हैं या तो वे जानते हैं या उनका भगवान, मतलब उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। सिर्फ उन्हें क्या है, जो मिस्टर रौनक लाल जी हैं, उन्हें भाषण देने का बहुत शौक है ना। वे कुछ भी सभाएं हो, वे अपना भाषण जरूर देते हैं। कोई चुप होने को कहता है तो हाथापाई करने पर उतर आते हैं। मतलब कोई उनको चुप भी नहीं करा सकता। एक साहित्यकार की जयंती मनाई जा रही थी, है ना। जयंती मीन्स जन्मदिन जो होता है ना, जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम जो होते हैं वह क्या है, जयंती। तो एक साहित्यकार की जयंती मनाई जा रही थी। संयोजक एक विद्यार्थी था ना। इस जयंती में मुख्य कार्यक्रम कविता पाठ, संगीत वादन तथा 2 नृत्य थे। संयोजक ने रौनकलाल जी से अज्ञानतावश उस साहित्यिक व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में संक्षेप में 5 मिनट में कुछ कह देने का प्रस्ताव रखा, है ना। वे अज्ञानतावश मतलब उन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें भाषण देने का मर्ज है, भाषण देने का उन्हें शौक है ना। इसलिए संयोजक जो थे, एक विद्यार्थी थे, उन्होंने रौनक लाल जी को, जिन्हें भाषण देने का मर्ज था, उन्हें अज्ञानतावश मतलब उन्हें यह ज्ञात नहीं था, है ना। इसलिए उन्होंने उन्हें भाषण देने के लिए कहा। किस लिए? साहित्यिक व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में 5 मिनट कुछ कह देने का प्रस्ताव रखा। रौनक लाल जी थे वो जम गए, मतलब उन्हें भाषण देने का तो मर्ज ही था, लेकिन वे ऐसे भाषण देते थे कि वे क्या बोलते हैं क्या करते हैं, है ना, वे खुद भी नहीं जानते। या वे तो खुद जानते हैं या उनका भगवान ही जानता है। उन्होंने पहले साहित्य क्या है इस विषय से चर्चा आरंभ की, बाद में साहित्य का विकास
जब तक वे वीर गाथा काल तक आए, कविगण एक एक कर जाने लगे। संयोजक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि रौनक लाल को रोके। रौनक लाल जब तक रीति काल पर आए, एक एक कर संगीतज्ञ जाने लगे, है ना। उनका भाषण मतलब इतना लंबा हो गया कि वे एक एक चीज बताने लगे, इसलिए सभी जो वहां के कविगण थे वह जाने लगे। एक सज्जन ने हिम्मत करके रौनक लाल के पास चिट भिजवाई, कृपया भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें, है ना। एक सज्जन व्यक्ति थे जो वहां पर, उन्होंने हिम्मत करके रौनक लाल जी के सामने एक चिट भिजवाई। उस चिट में उन्होंने लिखा कि कृपया कर भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें। रौनक लाल ने चिट पढ़कर उसे फाड़कर फेंक दिया, है ना। उन्होंने चिट पढ़ी तो, परंतु उसे फाड़कर फेंक दिया। वह चिट देने वाला समझदार था, जो चिट देने वाला था वह समझदार था। जो चिट देने के बाद 5 बाद मंच से 9-2-11 हो गया, वरना उस पर वही हाथ पड़ जाते। ठीक है। भाषण के उपरांत मतलब भाषण के बाद रौनक लाल मुझसे बोले, कहो भाई मेरा भाषण कैसा लगा। सच्चाई और स्पष्टवादिता के चक्कर में मैंने उनसे कहा, आप निहायत बदतमीज आदमी हैं। मतलब उन्होंने सच बोला, है ना। जो कवि थे उन्होंने सच बोला कि उनका भाषण कैसा था। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप निहायत बदतमीज आदमी हैं, सारे उत्सव का सत्यानाश कर दिया। उस आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे आपसे जिस विषय में बोलने को कहा गया था उस पर बिल्कुल नहीं बोले। फिर क्या था, मेरी उनसे गुत्था हो गई, है ना। मतलब उनसे बहुत सी उनसे बातचीतें हो गई, जब उन्होंने स्पष्टवादिता के चक्कर में बिल्कुल सही सही और स्पष्ट रूप से रौनक लाल जी को बोले उन्होंने, है ना, कि वह एक निहायत बदतमीज आदमी है। उन्होंने सारे उत्सव का, जो जन्मदिन का कार्यक्रम था संयोजक जी का, उनका सबका सत्यानाश कर दिया उन्होंने। और जिस विषय पर बोलने को कहा गया था उस विषय पर तो वे कुछ भी नहीं बोले। धन्यवाद है उस व्यक्ति का जिसने मुझे उनसे अलग किया। हम दोनों के कपड़े फट गए थे, रौनक लाल का चश्मा भी टूट गया था। इस चक्कर में मेरा कीमती पेन जाने कौन ले गया, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, है ना। दोनों की इतनी मतलब बातचीतें हो गई, झड़प हो गई कि उन्हें अलग किया गया। दोनों के कपड़े फट गए थे और रौनक लाल जी का जो चश्मा था, ये देखिए पिक्चर में इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है ना, बातचीतें हो रही हैं तो चश्मा भी उनका टूट गया। और उस चक्कर में उनका कीमती पेन था वह भी पता नहीं कौन ले गया, लेखक जी का। मैं इन दिनों लाला किशोरी लाल की फर्म में नौकरी करता था। लाला जी जब यह खब्द सवार थी, लाला जी को जब यह खब्द मीन्स धुन, है ना, सवार थी कि वे बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। मतलब उन्हें यह धुन सवार थी कि वह एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। उनकी आवाज कोयल जैसी है। मुझे प्रायः अपने घर बुला ले जाते और अपना राग अलापने लगते। इधर स्पष्टवादिता का सिद्धांत था और उधर नौकरी छूटने का डर। कुछ दिन तो मौन रहने से कार्य चलता रहा। मेरे अन्य साथी जो उसी फर्म में काम करते थे, सेठ जी की आवाज की तुलना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज से करते थे। संयोग की बात, एक दिन मैं भी उनकी महफिल को रोशन कर रहा था। कौन? जो लेखक थे स्पष्टवादी, वे, है ना। एक दिन उनकी महफिल में जो उनकी सभा आयोजित की गई थी, उसमें वे भी एक दिन शामिल हुए, है ना। तो लाला जी गाना गाकर बोले, भाई चतुर्वेदी, तुम बहुत चुप रहते हो, कभी बताया नहीं कि मेरा गाना कैसा लगा। मतलब वे भी उसके सामने उन्होंने अपनी सच्चाई बोलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, है ना, कि मेरा गाना कैसा लगा। परंतु जो चतुर्वेदी जी थे, कवि थे, वो स्पष्टवादी थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, है ना। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि मेरा गाना कैसा है ना। मैं फिर भी चुप रहा। लाला जी बिगड़कर बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो, बोलने से मुंह दुखता है क्या, है ना। जब उन्होंने अपने लिए पूछा कि मेरा गाना कैसा लगा, तो वे स्पष्टवादी तो थे, उन्हें लगा कि मैं सही सही बोलूं तो फिर झड़प ना हो जाए, इसलिए वे चुप रहे। तो लाला जी थे जो बिगड़कर बोले कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। मतलब वे उस पर भड़कने लगे, जब वे उनकी बातों का जवाब नहीं दिए तो भड़कने लगे और कहे कि तुम बोलने से तुम्हारा मुंह दुखता है क्या।
मुझसे रहा नहीं गया, जो कवि थे उनसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, लाला जी आप मेरे बॉस मीन्स मालिक ना होकर कहीं पड़ोसी होते तो आपका मोहल्ले में रहना दूभर कर देता, है ना। उन्होंने उनको ऐसा कहा कि यदि आप मेरे मालिक या बॉस ना होते, मेरे पड़ोसी होते, तो मैं आपका मोहल्ले में रहना दूभर कर देता, मतलब उनका रहना मुश्किल कर देते। आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपने इस समय को व्यापार बढ़ाने में लगाएं तो बेहतर होगा। स्पष्टवादिता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कहना बेकार है कि लाला जी इस पर इतना बिगड़े कि मुझे तुरंत घर से बाहर जाने का आदेश दे दिया, है ना। जो लेखक जी थे, चतुर्वेदी जी थे, वे स्पष्टवादी तो थे, इसलिए उन्होंने सही सही उनसे बोल दिया, है ना, कि आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप अपना यह समय व्यापार बढ़ाने में लगाएं, है ना, और स्पष्टवादिता के लिए वे क्षमा प्रार्थी हो। यह कहकर वे लाला जी थे पर इतना बिगड़े कि उन्हें तुरंत घर से जाने के लिए बोल दिया। नेक्स्ट देखिए, अनेक बार कस्में खाई कि स्पष्टवादिता से पीछा छूट जाए, किंतु मेरी यह आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन एक मित्र नाटक दिखाने ले गए, स्वयं ही उसके लेखक और निर्देशक थे। मेरे मित्र ने ऐसी चमकीली पोशाकें अभिनेताओं को पहनाई थी कि आंखें चौंधिया गई। मतलब जब कोई ज़्यादा चटक मटक सी चीज़, ज़्यादा चमकदार चीज़ हमारे सामने आती है तो हमारी आंखें वो हो जाती ना, चौंधिया जाती, मतलब हमारी चकरा जाती हैं वहीं वहीं आंखें। अंदर से वे संवाद धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मीन्स बिना रुके निरंतर बोलना, है ना, बोल रहे थे, मानो नाटक समानांतर चल रहा था। उनके जो मित्र थे वे उन्हें नाटक दिखाने के लिए ले गए थे, है ना। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने चमकीली पोशाकें मतलब कपड़े पहने हुए थे कि उनकी आंखें चकरा गईं और वे लगातार बोल ही रहे थे। जब प्रकाश होना चाहिए तब अंधकार रहता और जब अंधकार की आवश्यकता होती तो प्रकाश होता, है ना। मतलब उनके नाटक में उन्हें ऐसा लगा कि जब उन्हें उजाले की जरूरत थी तब वहां पर अंधेरा हो जाता था और जहां पर अंधेरा होना था वहां पर उजाला हो जाता था। अभिनेता रो रहे थे, जनता हंस रही थी। किसी तरह वह नाटक समाप्त हुआ। निर्देशक मित्र मेरे गले से लग गए और बोले, भैया 4 महीने से दिन रात एक कर दिया, तब कहीं जाकर पार उतरा हूँ। यह नाटक हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मैं क्या उत्तर देता, मुस्कुरा दिया। मित्र इतने मेहरबान निकले कि फिर उन्होंने नहीं पूछा। इस तरह मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और उनका मन भी। मतलब उन्होंने अपने मित्र को, जो कवि हैं, उनको उन्होंने बोलने के लिए नहीं कहा, इसलिए उनकी जो है प्रतिज्ञा भी रह गई। मतलब उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी ना कि उन्होंने कस्में खाई थी कि स्पष्टवादिता से, सच बोलने से पीछा छूट जाए, तो उनकी यह प्रतिज्ञा भी रह गई और उनके जो दोस्त का मन था वह भी रह गया, है ना। उनके उस पर उन्होंने कोई भी व्यंग नहीं किया क्योंकि। नेक्स्ट देखिए, बाहर की दुनिया में तो स्पष्टवादिता की प्रतिज्ञा निभ गई, किंतु घर में इस प्रतिज्ञा को झक मारकर तोड़ना पड़ा। एक बार स्पष्टवादिता के चक्कर में श्रीमती जी से झगड़ा होते होते बचा, है ना। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया में तो स्पष्टवादिता की प्रतिज्ञा निभ गई, मतलब चल गई, परंतु घर में उस प्रतिज्ञा के चलते झक मारकर उन्हें तोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके चक्कर में, स्पष्टवादिता के चक्कर में, सच बोलने के चक्कर में उनकी जो श्रीमती दी थी, उनकी पत्नी थी, जो उनसे झगड़ा होते होते बच जाता था। मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा के पीछे ज्यादा पड़ूंगा तो वह एक दिन दूर नहीं जब मेरी जिंदगी दूभर हो जाएगी। जैसे सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी घर में नहीं बाहर भी सत्यम ब्रूयात प्रियम च ब्रूयात, सत्य बोलें और प्रिय बोलें, है ना, के सिद्धांत को मानकर स्पष्टवादिता के चक्कर को छोड़ कटुवादी बनने से बच गया। अब भगवान की दया से मैं सबका प्रिय हूँ, जिंदगी चैन से गुजर रही है, सब कवि मित्र खुश हैं, श्रीमती जी खुश हैं और बॉस भी खुश हैं। अब मैं स्पष्टवादिता का नाम भी नहीं लेता हूँ। मतलब कवि ने कहा कि स्पष्टवादिता के चक्कर में उन्हें उनके साथ बहुत सी बातें हुई, है ना। एक दूसरे में झड़प होते होते बच जाती थी तो कहीं झड़प ही हो जाती थी, इसलिए उन्होंने जो स्पष्टवादिता से है उन्होंने पीछा छुड़ाना चाहा, परंतु घर में भी
उनका पीछा वह नहीं छोड़ी। इस चक्कर में उनकी श्रीमती जो थी उनसे भी झगड़ा होते होते बचा। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि यदि स्पष्टवादिता के चक्कर में रहूंगा तो एक दिन मेरा जीना दूभर हो जाएगा, है ना। इसलिए जैसे सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, उसी तरह मैं भी सत्य बोलूंगा और प्रिय बोलूंगा, मतलब अच्छा बोलूंगा और सही बोलूंगा, है ना। इसलिए उन्होंने अपनी वे स्पष्टवादिता को छोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ कि भगवान की दया से उनके सभी मित्र जो थे वो सभी खुश थे, उनकी जिंदगी चैन से गुजर रही थी, सुख से गुजर रही थी। और उनके सारे मित्र जो थे वे सभी खुश थे और उनकी श्रीमती जी भी खुश थी। और वे बॉस जिन्होंने उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया था वे भी खुश थे। अब से वे सच बोलने का नाम भी नहीं लेता है ना। इसलिए उन्होंने कहा अब मैं स्पष्टवादिता का नाम भी नहीं लेता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करिएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्पष्टवादी एक व्यंग है जिसे बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। आगे की एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।